हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टैक्स वे ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि बताता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कि किस वैल्यू पर जो जीएसटी लगना है उसको कैसे उस वैल्यू तक पहुंचेंगे, तो वो सेक्शन 15 में बताया गया है। सेक्शन 15 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब वैल्यू जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही मान लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, मतलब जो कंसीडरेशन है वो एक्चुअल में पे हो गई है या फिर पेबल है। सप्लायर और रिसिपिएंट जो है वो अनरिलेटेड है। और थर्ड कंडीशन कि प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, इट मीन्स जो कंसीडरेशन है वो मॉनिटरी होनी चाहिए। तो 3 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी? एक तो जो कंसीडरेशन है वो मॉनिटरी होनी चाहिए, सप्लायर और रिसिपिएंट नॉट रिलेटेड होने चाहिए, और जो प्राइस है वो एक्चुअल में पेड या पेबल होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मान लिया जाएगा। ये अब हमारे पास चार्ट आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें क्या है कि सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन और प्राइस जो है वो मॉनिटरी है। तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट अगर आप सेक्शन 15 में नहीं फॉल कर रहे हैं, मतलब कि क्या है कि सप्लाई जो है वो रिलेटेड पर्सन के बीच में है, या फिर सप्लाई में जो प्राइस है, मतलब जो कंसिडरेशन है वो मॉनिटरी ना होकर एक्सचेंज बार्टर इस तरह से है, या फिर पार्टली मॉनिटरी है और पार्टली नॉन मॉनिटरी है। तो दोनों ही मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन, 3 कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो सेक्शन 15(1) में फॉल नहीं करेंगे। और कुछ जो सप्लाई है वो नोटिफाई की हुई है सेक्शन 15(5) में, तो उन पर तो वैसे ही उसकी टैक्सेबल वैल्यू जो है उसकी उसी तरह कैलकुलेट की जाएगी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। तो इन तीनों ही केसेस में, मतलब जब सेक्शन 15(1) की जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो क्या है, सेक्शन 15(4) और 5 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिटरमिन होगी। और 4 और 5 में क्या बताया गया है कि वैल्यू जो डिटरमिन होगी वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि सेक्शन 15(1) में वो फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे, सेक्शन 15(4) और सेक्शन 15(5), जिसमें कि रूल्स के अकॉर्डिंग पर कैलकुलेट होगा। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 15(2) पे। 15(2) क्या बताता है कि देखो 15(1) में हम फॉल हो गए, लेकिन 15(2) क्या बताता है कि इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूजन्स बताता है। तो इसमें जो बात करता है वो 5 तरह के इंक्लूजन्स की बात करता है। नंबर 1 जो है टैक्सेस, फीस, सेस, चार्जेस, ड्यूटी, एनी अदर, मतलब जो जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स, सेस, फी, ड्यूटी, चार्जेस अगर लगते हैं और इनवॉइस में जो है वो सेपरेटली शो किए गए हैं, तो उसको जो है टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड करके उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो दूसरा क्या है कि अमाउंट जो कि सप्लायर था लाइबल पे करने के लिए, जैसे कि हम बात करें कि गुड सप्लाई हुई है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर नहीं पे करने थे, बट रिसिपिएंट ने पे कर दिए। तो इस तरह के एक्सपेंसेस भी जो कि सप्लायर था लाइबल पे करने के लिए लेकिन रिसिपिएंट ने पे कर दिए, तो उन पर भी जो है ऐड करेंगे, उनको इंक्लूड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू में, देन उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और incidental expenses charged by supplier, anything done in relation to supply to the recipient। तो incidental expenses भी किस तरह के हो गए, यही लाइक इंश्योरेंस करा दिया मटेरियल का, तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो कि सप्लायर ने चार्ज किए हैं इन रिलेशन टू द सप्लाई, वो भी जो है वो इंक्लूड करके फिर उस पर जो है जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट लाइक कहीं पर आप चार्ज कर देते हो कि इतने दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो ये फाइन या फिर इंटरेस्ट लगेगा। उन केसेस में भी
उस वैल्यू जो इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी आपने है तो वो भी उसको फिक्सेबल वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। और लास्ट है जो सब्सिडी लिंक टू प्राइस, मतलब प्राइस से लिंक्ड कोई सब्सिडी है लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज कोई भी सब्सिडी जो प्राइस से लिंक्ड है तो उसको भी वो इंक्लूड करके फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हम एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। तो वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा, एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी चार्ज लेविएबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अदर देन दिस एक्ट, मतलब जीएसटी के अलावा कोई सी भी एक्ट में अगर कोई टैक्स ड्यूटीज है उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा इफ चार्ज बाय सप्लायर सेपरेटली इन द इनवॉइस, इनवॉइस में अगर उसको सेपरेटली चार्ज किया गया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी लगती है, 10% कस्टम ड्यूटी हो गई, फिर उस पर जीएसटी लगता है, मतलब जो बेसिक अमाउंट है प्लस कस्टम ड्यूटी उस वैल्यू पर जो है जीएसटी लगेगा। और तंबाकू प्रोडक्ट्स में अभी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, तो तंबाकू प्रोडक्ट में पहले एक्साइज ड्यूटी लगेगी और जो भी बेसिक प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी होगा उन दोनों को मिलाकर उस पर जीएसटी लगता है। थर्ड एग्जांपल, एक्स ने लाइक एक कार परचेज की है 5,50,000 की, अलॉन्ग विद जो है रोड टैक्सेस पे किए हैं 50,000, तो जीएसटी कितने पर लगेगा 5,50,000 प्लस 50,000 दैट इज 6 लाख पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल होगा, 6 लाख पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि एनी अमाउंट दैट इज सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई, मतलब सप्लायर लाइबल था एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो है सप्लायर को पे करना था वो अमाउंट, लेकिन रिसिपिएंट ने पे कर दिया है। तो लेकिन और वो जो है इनवॉइस में इंक्लूड अलग से नहीं बताया गया है, इनवॉइस में नहीं मेंशन किया था, लेकिन वो लाइबल जो था कौन था, वो सप्लायर लाइबल था पे करने के लिए, तो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। लाइक एग्जांपल देख लें, फ्री ऑन रोड कॉन्ट्रैक्ट था वेयर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एज पर एग्रीमेंट जो है कौन था, सप्लायर को पे करने थे, बट सप्लायर ने नहीं पे किए, रिसिपिएंट ने पे कर दिए, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या होगा, उसने अपने इनवॉइस से रिड्यूस करके दिखा दिए थे, लेकिन नहीं, उसको ऐड किया जाएगा एंड देन उस पर जीएसटी जो है उसको पे करना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल में क्या है कि बाइंग कमीशन, तो क्या होता है कि बायर की लाइबिलिटी होती है, बट सेलिंग कमीशन है उसमें क्या होता है, ऑब्लिगेशन जो होती है वो सप्लायर की होती है, तो सेलिंग कमीशन एक दूसरा एग्जाम्पल बनेगा इस केस में कि उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा कि सप्लायर लाइबल था उसको पे करने के लिए। तो ये दो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारा क्या है, इन्सिडेंटल एक्सपेंसेस, लाइक कौन क्या क्या है, कमीशन, पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर एट द टाइम और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब कुछ भी पैकिंग मटेरियल की, मतलब कुछ भी चार्जेस इस तरह के लगाए हैं जो इंसिडेंटल हैं सप्लाई के, तो उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल वही कि कॉस्ट ऑफ पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, होम डिलीवरी चार्जेस, इस तरह के चार्जेस जो है वो उस पर ऐड करके फिर उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक ड्रेस परचेज की 7,500 की और उसने शॉपिंग बैग भी ले लिया, तो 550 रुपीज का शॉपिंग बैग हो गया, तो जीएसटी किस पर लग जाएगा 7,550 रुपीज पर। जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं टू द सप्लाई उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो डी मतलब फोर्थ क्या है, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। तो डिलेड पेमेंट क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2 लाख तक 2 लाख के लिए 2 लाख देने थे, बट अगर 2 महीने के अंदर नहीं दिए तो लेट फी लग जानी थी 10,000 रुपए। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं कि उसने टाइमली पेमेंट नहीं करी तो उसको 2,10,000 रुपए देने पड़े, तो इस पर जो है जीएसटी किस पर लगेगा 2,10,000 पर। तो ये हो गया कि इंटरेस्ट लेट फी कोई भी पेनल्टी अगर लग रही है तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा।
फिफ्थ है सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस कैसे होती है, जैसे कि प्राइस हमारा है 100 और सब्सिडी मिल गई कि आप प्राइस को 80 रुपीज पर बेचिए और 20 की सब्सिडी मिल रही है, तो ये मतलब लिंकिंग हो गई प्राइस से डायरेक्ट। तो इस तरह से अगर लिंकिंग है और सब्सिडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर देन स्टेट गवर्नमेंट मिल रही है, तो उसको भी इंक्लूड करके उस पर जीएसटी पे किया जाएगा। तो सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी शॉप जो है एक बुक को 100 रुपए पर प्रोवाइड कर रहा था, एनजीओ उस बुक को प्रमोट करना चाह रही थी, तो इसलिए उसने क्या किया कि बुक सेलर से एक डील कर ली कि आप 80 रुपीज में बेचिए और 20 रुपीज जो है हम आपको सब्सिडी दे देंगे। इन दिस केस में क्या है कि वो बिल तो जो करेगा वो 80 रुपीज पे करेगा, बट जीएसटी जो उसको पे करना पड़ेगा 20 रुपीज प्लस करके 100 पर ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी सेक्शन 15(2) की पांचों इंक्लूजन्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 15(3) पे। सेक्शन 15(3) क्या बात करता है कि एक्सक्लूजन की। एक्सक्लूड क्या किया जाएगा, इसमें देखिए आप हमारे साथ कि एक्सक्लूड क्या किया जाएगा, डिस्काउंट। कि डिस्काउंट जो अगर आपने है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, लाइक बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, और सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। इनवॉइस पे अगर सेपरेटली मेंशन है लाइक लेस डिस्काउंट दिस, तो उसको हम माइनस कर देंगे, उसको उस पर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। और आफ्टर द सप्लाई है, ये तो था कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई था। दूसरा आ जाता है कि आफ्टर द सप्लाई आपने इनवॉइस पूरा कर दिया था, उसके बाद आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तब क्या होगा, such discount is established in terms of an agreement entered at the time or before the supply। उसमें क्या है कि जब हम एंटर हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में, तब एग्रीमेंट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्काउंट दे रहे। जैसे कि क्या है कि ये था कि 5000 प्लस परचेजेस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये अग्रीमेंट तो पहले ही था, लेकिन 5000 की परचेज जैसे इनवॉइस बाद में हुआ तो तब मतलब इस तरह की लेकिन एग्रीमेंट जो है वो पहले ही हो गया था कि ये डिस्काउंट मिलेगा। बल्क परचेजेस में आप कह सकते हैं कि इस तरह से कि इनवॉइस पहले छोटे छोटे कट रहे थे, उसके बाद फिर जब एक लमसम अमाउंट परचेज के क्वांटिटी पर आप पहुंच गए, तब आपको वो डिस्काउंट एक्टिवेट हुआ। तो इस तरह से, लेकिन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो पहले ही था। और आईटीसी जो है उसका रिवर्स कर देना चाहिए, मतलब कि आईटीसी उसको रिवर्स कैसे करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करके, है ना। तो ये जो है दो कंडीशंस हैं कि पहले ही एग्रीमेंट होना चाहिए और उसका आईटीसी जो है वो रिवर्स हो जाना चाहिए। तो उस केसेस में आपको आफ्टर द सप्लाई भी डिस्काउंट का एक्सक्लूजन मिल जाएगा, डिस्काउंट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, उस पर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कुछ 1,60,000 रुपए का जो है कुछ परचेज किया, उसके बाद उस पर 10% 20% डिस्काउंट हो गया, तो नेट अमाउंट क्या पेबल हुआ 1,44,000। तो इस पर जो है 1,44,000 पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। दूसरा मैंने जैसे आपको पहले बताया कि क्रेडिट नोट के थ्रू, सच केसेस में क्या होगा कि क्रेडिट नोट के थ्रू आपने आईटीसी भी रिवर्स कर दिया और उसको डिस्काउंट जो है वो बाद में मिला है ना, क्योंकि इनवॉइस तो पूरी वैल्यू पे दे दिया था। तो इस केसेस में भी मिल जाएगा डिस्काउंट का एक्सक्लूजन, उस पर जो है जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या है, वही 5,000 की परचेज करने पर जैसे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और आगे क्या हो गया, पीरियोडिक और वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट यही कि 10,000 तक की परचेज पे पहुंचोगे तो आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा और एवरी 10,000 पर 1% मिलेगा। तो ये एग्रीमेंट तो पहले ही है, तो एक्चुअल क्वांटम जब होगा तब उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो भी क्रेडिट नोट के थ्रू उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तब आपको इसका एक्सक्लूजन मिल जाएगा। और सेक्शन 15(4) और 15(5) पहले ही भी मैंने बताया कि जब आप सेक्शन 15(1) में फॉल नहीं कर रहे हैं, सब सेक्शन 1 में फॉल नहीं कर रहे हैं, तो आपको 15(4) की तरफ जाना पड़ेगा, और जो कि बताता है कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी टैक्सेबल सप्लाई की। और सेक्शन 15(5) में कुछ जो है सप्लाई जो है नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने
तो उस जिनको नोटिफाई किया है वो तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। अब रिलेटेड पर्सन जो हमने सेक्शन 15(1) में हमने पढ़ा था कि वो नॉट रिलेटेड होने चाहिए। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या है कि सच पर्सन जो है ऑफिसर और डायरेक्टर एक दूसरे की कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर हैं तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं तो भी वो रिलेटेड हो जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बनता है तो मतलब रिलेटेड हो जाएंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन और कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर, तो 25% से ज्यादा जो है वो आपस में ऑन करते हैं तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, एक दूसरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, या फिर दोनों मिलकर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी रिलेटेड हो जाएंगे। या फिर जो है सेम फैमिली के मेंबर हैं तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। द पर्सन में मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल की बात करें, पर्सन मीन्स द लीगल पर्सन, लीगल पर्सन कोई भी हो तो वो सभी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अदर, लाइक एक ही सोल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही सोल एजेंट है, सोल मतलब कोई एक ही डीलर है, कंसेशनरी है, तो वो भी रिलेटेड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो ये हमने सेक्शन जो है 15 पूरा कवर कर लिया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्सफी ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।